अच्छा, कल जो है मैंने ट्रांस कंडक्टेंस जो JFT की थी, फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस, उसको स्टडी किया था। आज हमने इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है इसको स्टडी करना है। ज़ाहिर बात है कि आप जब उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक इनपुट लूप होती है और दूसरी जो है वो उसकी आउटपुट लूप होती है। तो जो JFT है ये ऑपरेट करता है गेट टू सोर्स जंक्शन, यानी कि गेट से जो सोर्स को जंक्शन लगा होता है वो रिवर्स बाइस्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इनपुट रेजिस्टेंस है गेट की वो बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बाइस्ड के ऊपर है। तो रिवर्स बाइस्ड का मतलब ये है कि कम करंट जो है वो फ्लो कर रही है। कम करंट फ्लो करने का मतलब है कि कंडक्टेंस कम है, तो जब कंडक्टेंस कम है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई है। आपको पता है कि डायोड में भी आपने यही पता है, BJT ट्रांजिस्टर के अंदर भी यही पता है कि जब आप जो है वो कंडक्टेंस जो है उसको डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमेशा रिवर्स बायस के अंदर जो है वो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती है और रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है, ठीक है। तो एज वी नो दैट a JFET with its gate source junction is reverse biased। जो गेट सोर्स जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है, विच मेक द इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि इनपुट रेजिस्टेंस को बहुत हाई जो है वो कर देता है। तो ये हाई इनपुट रेजिस्टेंस जो है, दिस हाई इनपुट रेजिस्टेंस is one advantage of the JEFT over BJT। अब BJT का जो इनपुट सर्किट होता है, ठीक है, वो उसके अंदर एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गेट टू सोर्स जो है वो क्या है, वो रिवर्स बायस है, यानी कि डिफरेंस है। वहाँ पर मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, यहाँ पर गेट टू सोर्स जंक्शन जो है वो क्या है, वो रिवर्स बायस है, ठीक है। तो ये एक एज है इसको BJT के ऊपर, क्योंकि जो BJT है ऑपरेट्स with emitter base junction as forward biased। तो ये जो एमिटर बेस जंक्शन होता है ये कौन सा आपकी लूप होती है, ये इनपुट लूप होती है। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। अब जो हमारे पास डेटा शीट्स होती हैं इसकी, यानी कि जिसके अंदर मुख्तलिफ JFT दिए होते हैं, उनके अंदर जो जितने भी JFTs की लिस्ट होती हैं वो JFT की लिस्ट के अंदर वहाँ पर उनकी जो इनपुट रेजिस्टेंसेस होती हैं
वो इनपुट रेजिस्टेंसेस डिफरेंट होती है। ठीक है, मैंने जो भी GFT बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, जो उसको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के जो शीट्स के जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। यानी कि हर GFT जो उस डेटा शीट के अंदर दिया होता है उसके पर्टिकुलर कोई उसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो होती है, वो कैलकुलेट की गई होती है। उसको जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो वो रेजिस्टेंस यानी कि उसकी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर ली, वो स्पेसिफाइड होती हैं उस शीट के अंदर। मतलब ये इस नंबर का GFT है, इसकी ये इनपुट रेजिस्टेंस है, इसकी ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, इस नंबर का GFT है, इसकी ये पूरी जो शीट है वो आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, कौन सा JFET जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, तो JFET डेटा शीट्स often specify the input resistance। ठीक है जी, तो ये आमतौर पर इनपुट रेजिस्टेंस जो हैं ये डेटा शीट्स उनको स्पेसिफाई जो है वो, स्पेसिफाई का मतलब है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो दी होती है वहाँ पर डेटा शीट के अंदर, बाय गिविंग ए वैल्यू फॉर रिवर्स करंट IGSS at certain gate to source voltage। ठीक है, यानी कि उस जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसके कारस्पॉन्डिंग जो रिवर्स करंट IGSS है, IGS गेट टू सोर्स और अगला एस किसके लिए है, रिवर्स के लिए। जारी बात है ना, रिवर्स बायस के अंदर कौन सी करंट फ्लो करेगी, रिवर्स करंट या लीकेज करंट जो है वो फ्लो करेगी। तो उसकी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो दी होती है किसी भी सर्टन गेट टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर। अब ये जो इसके लिए इक्वेशन है इनपुट रेजिस्टेंस के लिए, द इनपुट रेजिस्टेंस कैन बी determined by the following equation। तो आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं इस इक्वेशन से, R in is equal to VGS divided by IGSS। माड इसका ले लिया क्योंकि जो साइन है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता, क्योंकि वैसे तो अगर रिवर्स करंट होगी तो फिर साइन जो है वो आप नेगेटिव का वहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये बताएगा आपको साइन का ये रिवर्स करंट है। ठीक है, बाकी वो इक्वेशन की डायमेंशन को कुछ नहीं कह रहा। अब मिसाल के तौर पर अगर हम डेटा शीट देखें तो मैं एक उसके अंदर जो JFT है उसकी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक JFT का नंबर लिखने लगा हूँ 2N5457। ठीक है, ये डेटा शीट के अंदर एक JFT जो है उसका नंबर जो है वो दिया हुआ है। तो इसके लिए ये वाला जो JFT है the value of maximum
IGS, इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है IGSS की वो है ऑफ -1.0 नैनो एम्पियर फॉर VGS is equal to -15 volt at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने ऐसे एक उठाया उसके अंदर से एक JFT, ठीक है। तो ये JFT जो है इसके लिए ये वैल्यूज़ जो हैं वो VGS की -15 वोल्ट, IGSS यानी कि रिवर्स करंट जो है उसकी वैल्यू 1.0 नैनो एम्पेयर और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस नंबर का ये क्या नंबर है 5457 2 and 5457। ये जो JFT है इसके लिए ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी डेटा शीट के अंदर से, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये, तो इसकी एग्जांपल जो है वो जी हाँ आ जाओ और इस्लाम हाँ हाँ आप कर लें बात। हाँ भाई है किसी का ये नेगेटिव, आप किसी और कमरे में जो देख लें। अच्छा जी, उसके बाद अब जो है अगर IGSS यानी कि जो रिवर्स करंट है, IGSS, ठीक है, रिवर्स जो करंट है इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ जो है इसमें इंक्रीज़ आता है इस रिवर्स करंट में। देखें आप इस बात को पहले ही जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और जब कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन के ऊपर आकर रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। ब्रेक डाउन कब होता है? ब्रेक डाउन उस वक्त ही होता है कि जब टेम्परेचर एक ख़ास हद से बढ़ जाता है, ठीक है, उस हद तक पहुंच जाता है कि जहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स होना शुरू हो जाए। मतलब इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, इतनी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको आपस में बाइंड रख ही नहीं पाता, ठीक है। तो उसकी वजह से अच्छा, इसका मतलब है कि जो IGSS है यहाँ पर ग्राउंड टू सोर्स रिवर्स करंट, ये इंक्रीज़ करेगी किसके साथ? यानी कि टेम्परेचर को आप जितना इंक्रीज़ करेंगे उससे इसमें इंक्रीज़ आएगी। तो जब ये इंक्रीज़ करेगी तो फिर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये इंक्रीज़ कर रही है, करंट बढ़े तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी। सो द इनपुट रेजिस्टेंस विल डिक्रीज़। तो फिर इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अच्छा, अब अगर सपोज करें आप इसी ये जो सर्किट है आपका, ठीक है, इसी सर्किट के अंदर अगर एक कैपेसिटर जो है वो लगा देते हैं, ठीक है, वो मैं कहता हूँ कि कोई इनपुट कैपेसिटर जो है मैं वो सर्किट के अंदर उस रेजिस्टेंस के साथ जो है वो अटैच कर देता हूँ। तो द इनपुट कैपेसिटर C in, कैपेसिटेंस को जब भी सर्किट में लगाते हैं तो C से शो करते हैं। तो ये एक रिज़ल्ट है, इज़ ए रिज़ल्ट of JFET, operating
with reverse biased PN junction. रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन का ये केस है, ठीक है। ये अच्छा, अब कैपेसिटर जो है एक्चुअली उसका फंक्शन क्या होता है कि कैपेसिटर जब एसी का सिग्नल आता है तो कैपेसिटर ने क्या करना होता है, चार्ज होना होता है, ठीक है। और जब वो सिग्नल गुज़र जाता है, यानी कि उसका एक साइकिल गुज़र जाता है, इनपुट साइकिल आता है तो वो चार्ज होता है, और जब दूसरा साइकिल होता है यानी कि उसका पॉजिटिव के बाद नेगेटिव साइकिल आता है तो नेगेटिव साइकिल में वो क्या करना शुरू कर देता है, वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। तो अब ये जो ऑपरेटिंग है इसकी रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की, इसकी वजह से वहाँ पर ऐसा बिहेवियर जनरेट हो रहा है इनपुट के अंदर कि जैसे कोई कैपेसिटर है जो कि डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कोई कैपेसिटर है जो डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है तो करंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। समझ आ रही है बात? ये होता है ना, जब कैपेसिटर, एक तो ना आपने पीछे से इनपुट दी, कैपेसिटर ने चार्ज होना, वो चार्ज इकट्ठा करता जा रहा है। अब जब वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज का मतलब है कि चार्ज को फ्लो होने देगा। तो जब चार्ज को फ्लो होने देगा तो वो एक करंट जो है वो उसके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर भी जो ये कैपेसिटर की तरह का ऑपरेशन जो है वो इधर जनरेट हो रहा है जेएफटी के अंदर के, जब करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है वो एक्ट एज ए कैपेसिटर। अब ये जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन ये क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज ए कैपेसिटर। रिवर्स बायस्ड PN junction is acting as a capacitor। ये कैपेसिटर के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा है, और जिसकी कैपेसिटेंस जो है, अब ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगी, इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी रिवर्स वोल्टेज के ऊपर। जाहिर बात है रिवर्स बायस कब हो रहा है, जब आप रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जो है वो कैपेसिटर बन गया। तो वो जब कैपेसिटर बन गया तो उसका मतलब है कि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो फिर रिवर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। द कैपेसिटेंस of a capacitor depends upon the reverse biased voltage। तो वो डिपेंड करेगी रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के ऊपर। अब यही जो कैपेसिटर आपने सॉरी जेएफटी यहाँ पर जो कंसिडर किया हमने, फॉर एग्जांपल द 2N5457, यही वाली एग्जांपल ली हमने जेएफटी की, has a maximum CISS of 7 picofarad for VGS is equal to 0।
ठीक है जी। तो ये जो इसकी इनपुट कैपेसिटेंस है, अच्छा यहाँ पर भी एक मिनट, मैंने सिंबल कहाँ लिखा था कैपेसिटेंस का, ये इसको भी आप कह लें ISS। ISS इसको कह रही हैं इनपुट रिवर्स बाइस्ड, ठीक है, ये इनपुट के अंदर रिवर्स बाइस कैपेसिटेंस है। तो इस पर्टिकुलर JFT के लिए इसकी मैक्सिमम जो है कैपेसिटेंस वो कितनी है, 7 पिकोफैराड, जिस वक्त आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो 0 के बराबर है। अच्छा, अब बहुत सारे जो JFTs हैं उनकी लोअर इनपुट कैपेसिटेंस होती है, मतलब मैं ये तो हमने यहाँ पर एक का जिक्र किया, ठीक है। एक और भी बहुत सारे इसके अलावा नंबर्स के जो हैं वो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पर डस्टर कोई नहीं है, many discrete JFET have lower input capacitance when compared to the integrated circuit। एम्पलीफायर्स, तो बहुत सारे जो डिस्क्रीट JFTs हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि हर JFT जो है उसकी एक पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, ठीक है, उसकी इनपुट आउटपुट उसकी कैपेसिटेंस वो सब की उस डेटा शीट में दी होती है वो। तो जब आप उसकी लोअर इनपुट कैपेसिटेंस को कंपेयर करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ, तो ज़्यादातर जो JFT हैं उनकी लोअर इनपुट कैपेसिटेंस होती है, यानी कि उनकी कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू कम होती है एज़ कंपेयर टू इंटीग्रेटेड सर्किट एम्पलीफायर्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट एम्पलीफायर जो है, अभी हम इंटीग्रल एम्पलीफायर्स के ऊपर पहुँचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जब इस बात को सिर्फ कंपैरिजन के लिए जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम स्टडी करेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर आपको पता है कि ICs जिनको आप कहते हैं, ICs क्या होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे एम्पलीफायर सर्किट, ट्रांजिस्टर, डायोड एक छोटी सी चिप के अंदर इकट्ठे करके लगा दिए जाते हैं, तो उनको हम ICs कहते हैं। तो वो ICs जो होते हैं उनको डिफरेंट सर्किट्स के अंदर एज एन एम्पलीफायर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जैसे आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, वो भी आगे हम जाके पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो JFTs हैं इनकी इनपुट कैपेसिटेंस जो है वो इन इंटीग्रेटेड सर्किट एम्पलीफायर्स के मुकाबले में कम होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो लो कैपेसिटेंस जो है, a low capacitance is particularly useful, ये आपके लिए यूज़फुल है when working with high frequencies। लो कैपेसिटेंस यानी कि कम कैपेसिटेंस जो है उस वक्त यूज़फुल है जब आप हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ डील करें। अच्छा देखिए, कैपेसिटेंस जो होती है ये रिएक्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर।
और ये सी है, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको एक्स सी लिख लूँ तो 1/2 पाई एफ, और सी का अगर यहाँ से रिलेशन देखूँ तो वो एफ के साथ इन्वर्स का है। यानी कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो कैपेसिटेंस लो होगी, ठीक है। तो लो कैपेसिटेंस जो है फिर वो यूज़फुल है जब आप हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर वर्क जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर इसका हम कंपैरिजन करें किसी लो कैपेसिटेंस इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ, if we compare it with low capacitance integrated सर्किट, मैं इसी चीज़ को किसी लो कैपेसिटी इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ हम कंपेयर करें तो उसकी जो इनपुट कैपेसिटेंस है मे हैव इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ 20 पिको फैरड। उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कोई 20 पिको फैरड के दरमियान, अगर पीछे हमने कितनी पढ़ी है 7 पिको फैरड, तो किसकी ज़्यादा आई 20 पिको फैरड, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है आप इसके अंदर। तो अब बहुत सारे जो ऐसे डिस्क्रीट VFTs हैं, मैनी डिस्क्रीट JFETs, बहुत सारे ऐसे डिस्क्रीट JFTs हैव इनपुट कैपेसिटेंसेस बहुत सारे ऐसे JFT हैं जिनकी इनपुट कैपेसिटेंसेस जो हैं वो ऑफ लेस देन 5 पिको फैरड है, वो 5 पिको फैरड से भी कम है, ठीक है, जो कि कंबाइंड हैं, कंबाइंड विद वेरी लो नॉइज स्पेसिफिकेशंस। तो बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं कि जिनकी इनपुट कैपेसिटेंस जो है वो 5 पिको फैरड से भी कम है, ठीक है, लेस देन। अभी पीछे जो हमने JFT देखा है उसकी 7 पिको फैरड थी, उसको जब हमने कंपेयर किया एक इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ तो उसकी हमने देखी कि 20 डिफरेंस था वहाँ पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी 5 पिको फैरड से भी कम है विद वेरी लो नॉइज स्पेसिफिकेशंस। जितनी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी उतना ही सिग्नल जो है वो रिफाइन होता जाएगा, उसके अंदर डिस्टार्शन जो है वो कम होना। नॉइज़ किसको कहते हैं? डिस्टार्शन को। सिग्नल के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, अब सिग्नल के अंदर फ्लक्चुएशंस जो हैं उसके कई रीज़न्स होते हैं। जब आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ी है तो रेक्टिफिकेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि भाई रेक्टिफायर क्यों लगाते हैं हम? रेक्टिफायर इसलिए लगाते हैं कि जो इनपुट से सिग्नल आ रहा है उसको आपने डीसी में कन्वर्ट करना है। अब वो जो डीसी के अंदर सिग्नल आ रहा है उस डीसी के अंदर इनपुट के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो अब ये क्या, ये जो इनपुट के कंपोनेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, व्हाट आर दीज आर नॉइज़। ये नॉइज़ है, ये डिस्टार्शन है। वो जो कंपोनेंट्स AC के आ रहे हैं वो उस DC के सिग्नल को क्या कर रहे हैं? डिस्टार्ट कर रहे हैं। जब वो उसको डिस्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर नॉइज़ जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जितनी कम
कैपेसिटेंस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो नॉइज़ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो JFTs हैं वो 5 पिको फैरेड से कम पे वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप केस जो है ये यूज़फुल है। दिस इज़ यूज़फुल इन केसेस वेयर ए वेरी लो लेवल सिग्नल is being amplified। ठीक है, यानी कि जहाँ पर बड़ा ही लो लेवल, बड़ा ही यानी कि बड़ी कम इनपुट पावर का आप सिग्नल दे रहे हैं और उस कम पावर के सिग्नल को आप क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़ या डिस्टॉर्शन, आर इन केसेस वेयर ए हाई impedance source is used। ठीक है, तो यहाँ फिर दो तरह के केसेस हैं आपके पास। एक तो ये है कि यहाँ ये यूज़फुल है कि जब वेरी लो लेवल सिग्नल को आपने एम्पलीफाई करना हो। लो लेवल सिग्नल का मतलब ये है कि यानी कि उसकी पावर कम है। देखिए ना, एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि जब सिग्नल एम्पलीफाई हो के जाता है तो उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसकी आउटपुट पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वो केसेस के जहाँ पर लो लेवल सिग्नल्स को आपने एम्पलीफाई करना है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़। ऑब्वियसली वहाँ पर कोई ना कोई AC का नॉइज़ जो है वो DC के अंदर आ रहा होगा। यहाँ वहाँ पर के जहाँ पर हाई इम्पीडेंस सोर्स जो है वो यूज़ होती है। हाई इम्पीडेंस यानी कि ऐसी सोर्स के जिसकी रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब वो हाई इम्पीडेंस सोर्स ऐसी भी हो सकती है कि जिसके अंदर कैपेसिटर भी लगा हो, रेजिस्टेंस भी लगी हो, इंडक्टर भी लगा हो। इम्पीडेंस कहाँ पे आती है? जब इन तीनों DC के कंपोनेंट्स की कंबाइन इम्पीडेंस जो है वो आप उसको देखें। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ लेक्चर को, क्योंकि 10 मिनट मेरे पहले ज़ाया हुए हैं। अब मैं वो फिर नेक्स्ट जो है वो कल ही फिर पढ़ाऊँगा। इसमें अभी एक रह गया है, AC ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस। ये आपने आज जो पढ़ी है ये इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ी है। ठीक है, अभी एक और रेजिस्टेंस जो है वो रहती है, उसके बाद फिर मैं बाइसिंग के ऊपर जाऊँगा इसकी JFT की।